लॉ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि कल हमने आईपीसी से रिलेटेड तकरीबन 30 क्वेश्चंस देखा था हमने, और आज आप लोगों से कमिटमेंट था कि आज का क्वेश्चन सीरीज हम बढ़ाएंगे, है ना। यह उम्मीद हमने की थी कि लगभग हम 50 क्वेश्चंस देखे, है ना। तो आईपीसी तो लगभग लगभग काफी आप लोग जानते हैं। आज विशेष तौर से हमने आप लोग के लिए एक मॉडल सेट ही उठा के लाया हुआ है। ठीक है, गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना? मैं आप लोग का ज्यादा समय ना लेते हुए चाह रहा हूं कि अपन तैयारी स्टार्ट करें। तो सुन पा रहे हो आप सभी मुझे, है ना? मेरी आवाज क्लियर है? आप चैट के माध्यम से मुझे बता दीजिए, तो फिर अपन शुरुआत करते हैं। तो आज के क्रम में अभी जो एडीपीओ है ना, वो एडीपीओ 2020 जो एग्जाम हुआ था एमपी का, तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं, है ना। 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस का पूरा सेट ही है, पूरा पीडीएफ है। हम इसी से क्वेश्चंस आज लिए हुए हैं, है ना। और इसी में आप लोग आंसर भी दीजिए, और थोड़ा सा एक तरीके से ट्रायल भी हो जाएगा कि जो नया पैटर्न आ रहे हैं तो नए पैटर्न में क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, या क्या क्या चीजें पूछी जा रही है। क्लियर है? तो थोड़ा मेरे को चैट के माध्यम से बता दें सब लोग, है ना, कि सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं और सभी को मेरी आवाज आ रही है। हालांकि संख्या थोड़ी कम दिख रही है मेरे को अभी। मानखड़े जी, अनीता जी, शिव जी, टेकन दास जी, संख्या थोड़ी सी कम दिख रही है मेरे को अभी, है ना। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन अभी एडीपीओ में पूछा गया, है ना, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम विधिवत देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगा। इसमें आपका सीआरपीसी के भी क्वेश्चंस है, आपके आईपीसी के भी क्वेश्चंस है ना, महिला हिंसा के भी क्वेश्चंस है। इसमें इसमें आपको ह्यूमन राइट्स भी मिल जाएगा, मतलब माइनर सारे एक्ट थे इसमें, है ना। 100 क्वेश्चंस है, और हम देखते हैं इनको। तो तैयार हैं आप लोग? हमारा पहला क्वेश्चन है ना, पहला जो क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर का, क्या बोला गया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में न्यायमूर्ति केटी थॉमस और श्री एसएफ नरीमन समिति की अनुशंसा के आधार पर दिशा निर्देश जारी किए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में न्यायमूर्ति केटी थॉमस और श्री एफएस नरीमन समिति की अनुशंसा के आधार पर दिशा निर्देश जारी किए, और 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ऑप्शन बी है लोक और निजी संपत्तियों का विनाश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, है ना। इन्होंने भी क्या किया है कि पिछले क्वेश्चन से उठाया हुआ है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, एसएससी 2097 या फिर एसएससी 2012, ये सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें से आपको राइट आंसर देना है। ऑप्शन सी है भारत संघ बनाम लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संगठन, या फिर कंवरपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो आप लोग अपने आंसर जरा मेरे को सेंड करिए। क्वेश्चन 51वां, इसका क्या आंसर रहेगा? ए, बी, सी या फिर डी? भारत राज्य के सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में न्यायमूर्ति केटी थॉमस और श्री एफएस नरीमन समिति की अनुशंसा के आधार पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। आंसर दीजिए सभी। ठीक है, अनीता जी आपने सी में आंसर दिया है। बाकी लोग भी, है ना, आंसर दीजिए। जिनको पता है वो भी आंसर दीजिए, जिनको नहीं भी पता है तो भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, शिव जी आपने ए में आंसर दिया हुआ है। चलिए, मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं ले रहा हूं इसमें, ठीक है, क्योंकि ये पेपर आप लोगों के लिए नया है। लेकिन यहां से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अभी क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। क्लियर है?
अभी क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं इस चीज का आपको इसमें एक तरीके से आइडिया हो जाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा आप लोग का टाइम ना लेते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ, है ना। आप लोगों का मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, अपन इसको देखते हैं। आप सभी ने आंसर दिया है मुझे, ठीक है। गजानन जाधव जी, आपने भी ये में आंसर दिया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है आप लोग याद रखेंगे। हालांकि अभी ये आपको क्वेश्चन जो है ये पूरा सेट आप लोग को विद आंसर के साथ में ये अपलोड कर देंगे हम, है ना। तो इसका आंसर है बी। क्या आंसर है इसका? इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। लोक और निजी संपत्तियों का विनाश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ये इसका आंसर था, है ना, 51वें क्वेश्चन का। अगला जो 52 नंबर का क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? किसी को पता है क्या इसका आंसर? आप क्या करिए, थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए, जो भी आप लोगों से बन पा रहे हैं। पता है नहीं पता है कोई बात नहीं है, मैं राइट आंसर दे ही रहा हूं आप लोग को यहां से ना। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अपन। हमारा क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ठीक है। और इसमें ऑप्शन ए है 1963, बी है 1976, सी है 1965 या फिर डी है 1955। चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता है आप लोगों को। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। क्या है इसका राइट आंसर? डी, है ना। आप लोग याद रखेंगे, डी इसका राइट आंसर है। आवश्यक वस्तु अधिनियम सन 1955 में लागू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन 53, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? ये आप लोगों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई, है ना। क्वेश्चन 53, ऑप्शन ए है 15 मार्च 1984, 16 मार्च 1984, 15 अगस्त 1984 या फिर ऑप्शन डी है 26 मार्च 1984। क्वेश्चन 53 का आंसर देंगे, जो बनता है उसका आंसर आप दीजिए, ना। जैसा बनता है वैसा दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल राइट क्वेश्चन आंसर दें। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये पैटर्न के बतौर पे अपन ने लिया है इसको, ठीक है। बतौर पैटर्न के हिसाब से लिया हुआ है कि आपके क्वेश्चन आंसर्स कैसे रहेंगे, है ना। चलिए, सभी लोगों ने आंसर दिया है, अधिकतर लोगों ने डी में आंसर दिया है और कुछ लोगों ने सी में दिया है, कुछ ने बी में दिया है ना। इसका जो राइट आंसर है आपका, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति, ठीक है, 16 मार्च 1984 को प्राप्त हुई। क्लियर है? 16 मार्च 1984 को प्राप्त हुई, है ना। और हमारा 52 का आंसर था डी, है ना, ठीक है। अगला हम 54वां क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी धारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन से संबंधित है? अगर किसी को इसका आंसर पता तो प्लीज बताएं। वन्य जीव संरक्षण, है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी धारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 38L, ऑप्शन बी धारा 38U, ऑप्शन सी धारा 38X या फिर ऑप्शन डी धारा 38V। आप लोग प्लीज आंसर दीजिए, जैसा भी अपने से बनता है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस भी आपके वाले क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे, पूरे पूरे 100 क्वेश्चंस हैं, है ना।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी धारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन से संबंधित है? क्वेश्चन 54। त्रिपाठी जी आपने आंसर दिया हुआ है बी में, कृष्ण सिंह जी आपने सी में आंसर दिया हुआ है। मैं चाहूंगा सभी लोग आंसर दें प्लीज। चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, आप लोग अगर याद रख पाए तो उसको प्लीज याद रखें। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा है ना 38L, क्या है धारा 38L, ठीक है, धारा 38L प्राधिकरण के गठन से संबंधित है। क्लियर है? हमारा 55वां क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 का संबंधित है। ऑप्शन ए एक चिड़ियाघर द्वारा जानवरों के अधिग्रहण, ऑप्शन बी बाघ संरक्षण प्राधिकरण की शक्ति और कार्यों से, सी है क्षेत्रों को अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के केंद्रीय सरकार की शक्ति से, या फिर डी है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन से। क्वेश्चन 55। कोई बात नहीं टेकन दास जी, क्वेश्चन आप लोग को हाई लेवल के तो लग रहे हैं, लेकिन इस तरीके से एक आइडिया हो जाएगा और आप लोग आंसर दीजिए। थोड़े क्वेश्चन हाई लेवल के हैं, समझ रहा हूं मैं भी इस बात को आपकी, क्योंकि ये एडीपीओ है ना, एडीपीओ के लिए था ये। लेकिन अभी जो पैटर्न है इसी तरीके के पैटर्न है, इसमें सभी तरीके के क्वेश्चंस है और सभी माइनर और मेजर एक्ट सभी इसमें हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये चीजें ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 का खालिस्तान से संबंधित है। चलिए किसी ने आंसर दिया हुआ है सी, किसी ने बी, किसी ने डी, है ना। आप लोग अपने आंसर करेक्ट कर लें। इसका राइट आंसर है डी। क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर है डी, ठीक है, केंद्रीय प्राधिकरण के गठन से, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण गठन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम समय खराब ना करते हुए। 56वां क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5A खालिस्तान से संबंधित है। खालिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन ए बाघ संरक्षण प्राधिकरण गठन से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के गठन से, ऑप्शन सी बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन से, या फिर ऑप्शन डी है बाघ संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना। 56वां क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। कोई बात नहीं, जैसा बन रहा है वैसा दीजिए, लेकिन हमें एक तरीके से आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, है ना। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, पिछले ही दिसंबर में 18 दिसंबर को हुआ एग्जाम है ये, ठीक है, 18 दिसंबर को हुआ एग्जाम है एडीपीओ जो 2021 की वैकेंसी थी। क्वेश्चन 56 का आंसर, चलिए बहुत ज्यादा टाइम में आपका नहीं ले रहा हूं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5A, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बी, ठीक है। क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर है बी, है ना, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के गठन से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे सकते हैं, अपन ने पढ़ा ही है ना। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 8 के अंतर्गत अपराध खालिस्तान है। संज्ञेय और जमानती, संज्ञेय और गैर जमानती, संज्ञेय और जमानती, असंज्ञेय और गैर जमानती, अपन ने पढ़ा ही है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, इसमें क्या है कि शुद्ध हिंदी में दिया हुआ है ना, महिला हिंसा प्रतिषेध अधिनियम 1986 की बात हम कर रहे हैं। तो स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 8 के अंतर्गत अपराध है। ऑप्शन ए संज्ञेय और जमानती, ऑप्शन बी संज्ञेय और गैर जमानती, ऑप्शन सी असंज्ञेय और जमानती, या ऑप्शन डी असंज्ञेय और गैर जमानती। इसका आंसर आप लोग सभी दीजिए, ये बनना भी चाहिए सभी से।
चलिए, आप लोगों ने डी में भी आंसर दिया है, बी में भी आंसर दिया है, ए में भी आंसर दीजिए, है ना। क्वेश्चन काफी सारे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप लोग को बताते भी चलूं, क्योंकि ये आपको पोर्टल में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। और इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्या है? राइट आंसर है ए। क्लियर हुआ? राइट आंसर है ए, है ना। संघेय और जमानतीय स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 8 के अंतर्गत अपराध संज्ञेय और जमानती है। क्लियर है? ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन 57। जिन्होंने ए में आंसर दिए हैं वो सारे राइट हैं, बाकी लोगों के आंसर्स रॉन्ग है, और ये अपन ने पढ़ा है ना। ये क्वेश्चन भी देखिए, ये क्वेश्चन तो आप लोग से जुड़ा हुआ है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी का अर्थ है, क्या है? ऑप्शन ए पुलिस अधिकारी, ऑप्शन बी जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी, या फिर ऑप्शन डी राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी। क्वेश्चन 58, इसका आंसर सभी से बनना चाहिए। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी का अर्थ है, क्या रहेगा? पुलिस अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी, या फिर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी। चलिए, डीएम त्रिपाठी जी आपने आंसर दिया है डी में, अनीता जी आपने भी आंसर दिया है टी में, राजेश यादव जी आपने दिया है सी में, टेकन दास जी आपने दिया है सी में। ये एक्चुअल में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी आएगा, इसका जो राइट आंसर है 58, है ना, ऑप्शन डी। क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी। ठीक है, क्या सही है इसमें? इसमें सही है ऑप्शन डी। डी आप लोग याद रखेंगे, जितने भी डी में आंसर दिए हैं वो सारे सही हैं। चलिए, अभी आप लोगों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 59। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा में दहेज लेने या दहेज देने पर दंड का प्रावधान है? ये सभी से बनना चाहिए, है ना, इसको हमने बहुत बार पढ़ा है। डॉरी एक्ट, है ना, डॉरी एक्ट हमने सभी ने पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये तो आप लोगों से बनना चाहिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा में दहेज लेने या दहेज देने पर दंड का प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 5, ऑप्शन बी धारा 3, ऑप्शन सी धारा 5 और धारा 6, या ऑप्शन डी धारा 4 और धारा 9। क्वेश्चन 59, क्वेश्चन 59। काफी लोगों के आंसर्स राइट आए हैं, डीएम त्रिपाठी जी, कृष्ण कुमार सिंह जी, राजेश यादव जी, टेकन दास जी, बहुत बढ़िया, गजानंद यादव जी। आप लोगों के क्वेश्चन सभी, इसमें सभी के आंसर जो है राइट आ रहे हैं, है ना। और ये आप लोगों को जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, हमने बहुत बार पढ़ा है इसको। कौन सी धारा है? धारा 3। क्लियर है? धारा 3 मतलब इसका राइट आंसर है हमारा बी। ये आप लोग याद रखेंगे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के अनुसार दहेज लेना और दहेज देना दोनों के लिए क्या है? दंड का प्रावधान है। हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा भी था, और आप लोगों के आंसर सभी के राइट आए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 60 की तरफ। हमारा 60वां क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिनियमित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, ऑप्शन बी है केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग का गठन करने के लिए, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सभी इसका आंसर देंगे। 60वां क्वेश्चन,
चलिए, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। कृष्णा सिंह जी, भोलेनाथ पांडे जी, बाकी सभी लोग आंसर दीजिए। अपन ने आरटीआई बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, आरटीआई 2005, ये सारे हमारे पढ़े हुए क्वेश्चन हैं। बहुत बढ़िया आंसर भी सभी के आ रहे हैं। भोलेनाथ पांडे जी, गजानन जाधव जी। क्या है इसका? प्रत्येक लोक प्राधिकारी की कार्यकाल का पारदर्शी उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए और केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग का गठन के लिए। तो राइट आंसर है सी। बिल्कुल सही, आप लोग सभी के आंसर सी में आए हैं। वेरी गुड। जो आप लोगों ने क्लियरली पढ़ा है तो आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं इसका, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग की तैयारी अच्छी है। मुझे यहां समझ में आ रहा है कि आप लोग की तैयारी काफी अच्छी है। हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन है, 61वां क्वेश्चन हमारा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के अंतर्गत यदि मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है तो वह सूचना अनुरोध प्राप्त होने के कितने समय के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी? है ना? ऑप्शन है ए 45 डेज, ऑप्शन बी 30 डेज, ऑप्शन सी 48 आवर्स या ऑप्शन डी 45 आवर्स। क्वेश्चन 61 है ना, क्वेश्चन 61, सभी लोग इसके आंसर दीजिए। बहुत शानदार आंसर है कृष्णा कुमार सिंह जी, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। पांडे जी आंसर दीजिए, आंसर चेंज करिए। पांडे जी आंसर चेंज करिए। भोलेनाथ पांडे जी आंसर चेंज करेंगे आप? और चेंज करिए पांडे जी। नहीं नहीं, बेटर है, गुड गुड गुड। ठीक है पांडे जी, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप राइट हैं आप। कृष्णा कुमार सिंह जी आप भी राइट हैं। हम सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है आरटीआई, है ना, आरटीआई हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ऑप्शन ए 45 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 48 घंटे, ऑप्शन डी 45 घंटे। सभी लोग राइट आंसर दीजिए, क्योंकि हमने आरटीआई को बहुत अच्छे से पढ़ा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के अंतर्गत यदि मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है तो वह सूचना अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे। क्लियर है? क्या रहेगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, है ना, 48 घंटे के अंदर देने का प्रावधान है। धारा 7, धारा 7 भी आप लोग याद रखेंगे। 48 घंटे में सूचना उपलब्ध कराई जाती है अगर सूचना का संबंध किसी के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है तो। क्लियर है? मुकेश साहू जी वेरी गुड, सभी ने आंसर सही दिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 62, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा में प्रावधान है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान किसी भी तलाशी और जब्ती पर लागू नहीं होंगे? हमने सीआरपीसी बहुत अच्छे से पढ़ा है ना? और यहाँ पे बात हो रही है महिला अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की, है ना? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए धारा 5(1), ऑप्शन बी धारा 5(2), ऑप्शन सी धारा 5(3) या फिर उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो 62 का आंसर देंगे फटाफट सभी लोग। जिसको जैसा पता है वैसा आंसर दीजिए, लेकिन आंसर दीजिए। क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन 62, अधिकतर लोग आंसर इसका दे रहे हैं, सी में आंसर दिए हैं। राजेश जी आपने बी में आंसर दिए हैं। मुकेश जी आपने भी सी में आंसर दिए हैं। अनीता जी आपने भी बी में आंसर दिया है। बाकी लोग भी प्लीज आंसर टाइप करें, है ना? क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा ही रहेगा, ये चीज आप लोग याद रखें। क्वेश्चन का पैटर्न लगभग ऐसा ही रहेगा, ला वाले जो क्वेश्चन रहेंगे आपके। कृष्णा सिंह जी आपने डी में आंसर दिया है। चलिए, ज्यादा समय मैं नहीं ले रहा हूं आप लोगों का। 62वें क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर है बी, धारा 5(2), धारा 5(2). ठीक है, आंसर आप लोग याद रखें, अभी आपको आंसर वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। तिवारी जी आपने बी दिया, राइट आंसर है। जिन जिन लोगों के आंसर डी, ए या सी में थे वो चेक कर ले, है ना, सुधार लें। चलो, हमारा 63, क्वेश्चन 63, कौन सा पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
1988 के अधीन दंडनीय मामलों अपराधों की जांच के लिए प्राधिकृत है ना। आप लोगों को जोड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। कौन सा पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन दंडनीय मामलों अपराधों की जांच के लिए प्राधिकृत है? ऑप्शन ए उप पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन बी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दशा में पुलिस निरीक्षक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है केवल ए। क्वेश्चन 63 का आंसर सभी लोग देंगे फटाफट। वेरी गुड, आंसर आप लोगों के बहुत बढ़िया आ रहे हैं। गजानन जादव जी, डीएम तिवारी जी, आंसर को आप लोग करेक्शन करें। नरेश जी राइट आंसर है। टेकन दास जी राइट आंसर है। वेरी गुड। इसमें क्या बोला गया है? भ्रष्टाचार पढ़ के आप लोग समझ पा रहे होंगे कौन सा पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन दंडनीय मामलों अपराधों की जांच के लिए प्राधिकृत है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, है ना। ए और बी दोनों, और अधिकतर लोगों के आंसर सी में ही आए हैं। ठीक है, त्रिपाठी जी, गजानन जादव जी, अश्विनी कुमार जी राइट आंसर से आप लोगों के। चलिए क्वेश्चन 64, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की कौन सी धारा लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार को परिभाषित करती है? ऑप्शन ए सेक्शन 7, ऑप्शन बी सेक्शन 14, ऑप्शन सी सेक्शन 13, या फिर ऑप्शन डी 15। सभी लोग राइट आंसर देंगे प्लीज। क्वेश्चन 64, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। अश्विनी कुमार जी आंसर को करेक्शन करिए, 64 में करेक्शन करिए। पांडे जी करेक्शन करिए आंसर में। यादव जी राइट आंसर। टेकन दास जी करेक्शन करिए आंसर में। टेकन दास जी आंसर में करेक्शन करें। राइट आंसर है धारा 13। क्या है? धारा 13। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार को परिभाषित करती है। क्लियर हुआ? चलिए अंतर राघव जी आपने राइट आंसर दिया। 65वां क्वेश्चन है, जो कोई जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पीसीए 1988 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, उसके पश्चात भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है तो वह पीसीए 1988 के निम्नलिखित धारा के अधीन दंडनीय होगा। ऑप्शन ए क्या बोला गया है? सेक्शन 18, ऑप्शन बी सेक्शन 14, ऑप्शन सी सेक्शन 11, या फिर ऑप्शन डी सेक्शन 15। क्वेश्चन 65वां, सभी लोग आंसर दीजिए। राजेश यादव जी आपने 15 लिखा है। आंसर में करेक्शन करिए। डी इसका राइट आंसर नहीं है, है ना। डी में अगर आप लोग आंसर दे रहे हैं तो मैं बता रहा हूं कि करेक्शन करिए। चलिए बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते। अनीता जी और तिवारी जी आप लोगों ने सही आंसर दिया। धारा 14, क्या है? धारा 14 पीसीए 1988 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, उसके पश्चात इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है तो पीसीए 1988 की धारा 14 के अधीन दंडनीय होगा, धारा 14 के अधीन दंडनीय होगा। ठीक है, क्वेश्चन 66, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा है अपन ने। किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 ने इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए कुछ सिद्धांत को तय किया है। ये हैं, है ना, ये अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्वेश्चन 66, 66वां क्वेश्चन, किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 ने इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए कुछ सिद्धांतों को तय किया है। ये है ना, जो किशोर न्याय है बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम जो संशोधन हुआ 2015 में,
तो क्या क्या है? ऑप्शन ए है समानता एवं गैर भेदभाव का मूल सिद्धांत, ऑप्शन बी वित्तीय सहायता का मूल सिद्धांत, ऑप्शन सी उपरयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी उपरयुक्त में से कोई नहीं। 66वां क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। 66वां क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी जल्दी जल्दी से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको समझना भी है कि हम बालकों की देखभाल और संरक्षण में क्या करते हैं, है ना। कई जगह हम अगर दिमाग भी लगाएंगे, ठीक है, ला का क्वेश्चन है, लेकिन कई जगह आपको दिमाग भी लगाना होगा। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि वित्तीय सहायता का मूल सिद्धांत, वित्तीय सहायता का मूल सिद्धांत यहां पे काम नहीं करेगा, इसलिए उपर्युक्त दोनों सही नहीं हो सकते। समानता एवं गैर भेदभाव का मूल सिद्धांत समझा जा सकता है ना। बालकों की देखभाल एवं संरक्षण में सभी बच्चों को किसका अधिकार है? समानता और गैर भेदभाव के मूल सिद्धांत का अधिकार है। क्लियर है? इसलिए सभी के आंसर क्या होंगे? आंसर, राइट आंसर होगा इसका ए। कुछ जगह में हमें दिमाग भी लगाना है, बच्चों से बात हो रही है ना, तो बच्चों के लिए क्या लगेगा? समानता एवं गैर भेदभाव। समानता एवं गैर भेदभाव यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए ठीक है, सभी ने आंसर सही दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है 67। किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन बाल गृह की स्थापना एवं रखरखाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ये वाला, है ना। स्वयं ग्राम पंचायत या एनजीओ के माध्यम से, ऑप्शन बी है स्वयं केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन सी है स्वयं राज्य सरकार या एनजीओ के माध्यम से, ऑप्शन डी है प्रयुक्त में से सभी। क्वेश्चन 67 आप लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, पता होना चाहिए, है ना, ये पढ़े अपन ने अच्छे से। सभी इसका आंसर दीजिए। जो जो आंसर डी में दे रहे हैं उपरयुक्त सभी में, तो सभी अपने आंसर को करेक्शन करें प्लीज, है ना। करेक्शन करें, क्योंकि स्वयं ग्राम पंचायत या एनजीओ ये काम नहीं कर सकते, है ना। बी और सी में ही इसका आंसर है, ठीक है, बी और सी में ही इसका आंसर है। धर्मेंद्र सिंह तोमर जी, राइट आंसर है आपका। डी वाले सभी अपने आंसर में करेक्शन करें। चलो मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, इसका राइट आंसर है सी, है ना। बहुत सारे पावर्स जो हैं बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में किसको दे दिया गया है? राज्य सरकार को दे दिया गया है, और राज्य सरकार और एनजीओ के माध्यम से बाल गृह की स्थापना रखरखाव किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 68। किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 212 के अनुसार बच्चे से अभिप्राय है, ये सबसे बनना चाहिए, है ना। ये सबसे बनना चाहिए, ये क्वेश्चन 68 का, है ना। क्वेश्चन 68 का आंसर फटाफट दीजिए सभी लोग, सभी से बनना चाहिए। कुछ लोग के आंसर साइट मुझे मिल भी गए हैं, अश्विनी कुमार जी, राजेश यादव जी, राइट आंसर है आप लोगों के। ऑप्शन ए है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, ऑप्शन बी है जिसने अभी 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, ऑप्शन सी है जो 18 वर्ष की आयु से कम है, और ऑप्शन डी है जो 16 वर्ष की आयु से कम है। बहुत बढ़िया, एक स्वर में आप लोग के आंसर आ रहे हैं। इसका राइट आंसर है सी, है ना, जो 18 वर्ष की आयु से कम है, ठीक है, जो 18 वर्ष की आयु से कम है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, हमारा 69वां क्वेश्चन है, क्या किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण, है ना, अधिनियम 2015 अंतर्देशीय नातेदार दत्तक ग्रहण पर लागू होता है? लागू होता है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, धारा 60 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार, ऑप्शन सी नहीं, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर CARA दिशा निर्देश लागू होंगे, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 69 क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया है ना। 68वां जो क्वेश्चन था हमारा, जिसमें अपन ने लिखे जो 18 वर्ष की आयु से कम है, इसमें जो है जिसने अभी 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है,
करेक्शन कर रहा हूं मैं, जो भी बी वाले थे, बी वाले सभी इसमें सही रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 68 है ना, 68 में क्या है, जिसने अभी 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, तो उसमें ये सभी आ जाएंगे। 1 वर्ष से लेके 18 वर्ष के अंदर के जितने भी बालक हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे, बालकों की देखभाल, किशोर न्याय, है ना। तो यहाँ पे करेक्शन हुआ, आंसर इसका बी है। और अब हम थे क्वेश्चन 69 में, इसका आंसर देंगे सभी लोग। अंतरदेशीय नातेदार, अंतरदेशीय नातेदार ये जो बोला जा रहा है ना दत्तक ग्रहण में, दत्तक ग्रहण क्या बोलते हैं, दत्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनेशनल रिलेशन जिनके होते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय नातेदार दत्तक ग्रहण पर लागू होता है। जो अंतरदेशी बोल रहा है, ये इंटरनेशनल बोला जा रहा है यहाँ पे, है ना। इंटरनेशनल आप लोग समझ के चलेंगे। त्रिपाठी जी, आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि बी और सी में क्या अंतर है, धारा 60 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार या फिर अंतरदेशी दत्तक ग्रहण पर सीआरए दिशा निर्देश लागू होंगे। एडॉप्टेड, बहुत बढ़िया कुंदन साहू जी। एडॉप्टेड जो होते हैं, बहुत बढ़िया लिखा आपने, है ना। दत्तक ग्रहण जो होता है उसको अडॉप्ट बोलते हैं, दत्तक को क्या बोलते हैं, अडॉप्ट। अडॉप्ट किया गया ना, अडॉप्ट किया गया। बहुत बढ़िया, दत्तक ग्रहण के लिए। हाँ, तिवारी सर, बी और सी में अंतर हम बाद में देखेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अंत में करेंगे इसमें, ठीक है चर्चा। अभी हम आंसर पे करते हैं चर्चा इसमें, क्लियर। इसका जो राइट आंसर है आपका, राइट आंसर है आपका बी, है ना। हाँ, क्या बोला गया है, हाँ, धारा 60 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार, धारा 60 आप देख लेंगे, बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015, हमने पढ़ा भी है इसको, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा भी है हमने। दत्तक की परिभाषा हमने पढ़ा था, किशोर हालांकि उसमें हटा दिया गया, लेकिन हिंदी में तो इसलिए इसमें ऐसे ही बोला जाएगा, है ना। किशोर को किससे परिभाषित किया गया है, बालक, है ना। किशोर को क्या बोला गया है, बालक। अब क्या बोला गया है, बालकों की देखभाल एवं संरक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है बी में, बी में इसका राइट आंसर, सभी अपने आंसर ठीक कर लेंगे। थोड़ी स्पीड चलते हैं क्योंकि क्वेश्चंस काफी हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग समझ पाए इसमें। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के द्वारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति निम्न में से किसके लिए अधिकार है। ऑप्शन ए, अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान यात्रा तथा भरण पोषण व्यय का अधिकार। ऑप्शन बी, निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार पाने का अधिकार। ऑप्शन सी, अलग से सुनवाई का अधिकार। या ऑप्शन डी, न्यायालय की कार्रवाई की युक्तियुक्त यथार्थ और समय पर सूचना पाने का अधिकार। 70वां क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे। अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको, है ना। टेकन दास जी, धीरज सिंह जी, नरेश जी, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। पांडे जी, आंसर करेक्शन करिए, आंसर में करेक्शन है प्लीज। अश्विनी कुमार जी, आंसर में करेक्शन करेंगे। धीरज सिंह जी, आप भी आंसर में करेक्शन करेंगे। पांडे जी, यू आर राइट। कृष्णा कुमार सिंह जी, आप भी राइट हैं। अब और भी लोग आंसर दीजिए, है ना। ये पढ़ा है हम लोगों ने, ST/SC एक्ट 1989, है ना। विक्टिम किसके लिए हकदार नहीं है, किसके लिए हकदार नहीं है, अलग से सुनवाई के लिए अधिकार नहीं है उनको, है ना। ऑप्शन सी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्या बोला गया है, अलग से सुनवाई के लिए हकदार नहीं है। बहुत बढ़िया, अधिकतर लोगों के आंसर सी में आए, बहुत बढ़िया। 71वां क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संबंधित है ना। अपन ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था भैया, बहुत अच्छे से पढ़ा है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23। क्वेश्चन 71 का आंसर, क्वेश्चन 71 का आंसर टाइप करेंगे सभी लोग। चलिए, कुछ लोगों ने आंसर बी में दिया है, कुछ ने आंसर सी में दिया है। मैं आपको करेक्शन करा देता हूं, आप लोग याद रखेंगे।
अनुच्छेद 17, है ना। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से संबंधित है। क्लियर है। अनुच्छेद 17। क्वेश्चन 71 का जो आपका आंसर है वो आएगा अनुच्छेद 17। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 72वां क्वेश्चन, SC/ST एक्ट 1989 की कौन सी धारा के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है ना। जमानत नहीं होती ना इस पे। कौन सी धारा के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। धारा 17, धारा 18, धारा 19 या फिर धारा 20, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19 या फिर सेक्शन 20। क्वेश्चन 72। चलिए बहुत बढ़िया, तिवारी जी, कृष्ण कुमार जी, अजीत कुमार जी, कृष्ण कुमार जी, सभी के आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, राइट आंसर से आप लोगों के, है ना। डीएम त्रिपाठी जी, धारा 18, ये पता है आप लोग को, आप लोग सब पढ़ते हैं, जानते हैं इस चीजों को, है ना। धारा 18, रावत जी, पांडे जी, धारा 18 क्लियर है। SC/ST एक्ट, है ना। SC/ST एक्ट के अंदर के धारा 18 के तहत क्या है, अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। क्लियर हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है 73वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शायद आप लोग को ना आए। अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 के प्रायोजनों के लिए अभिहित न्यायालय का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो मैं इसका आंसर आप लोग को बता देता हूं, है ना। ये वाले शायद सब्जेक्ट आपके इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर है सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के समुचित सरकार द्वारा, है ना, ठीक है। 74वां क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, ये आप लोग के काम का है। उच्चतम न्यायालय के पास, अच्छा ये भी वही है क्या, नियमित निश्चित। ठीक है, मैं आंसर बताते चलता हूँ। इसमें इसमें आएगा सी, है ना, दोनों के द्वारा। और क्वेश्चन 75वां है, उससे जुड़ा हुआ है। अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत निक्षेप लेने वाले का अर्थ निम्न है। क्या है भाई क्वेश्चन 75 का राइट आंसर है, इसका भी है सी, बैंकिंग कंपनी, है ना। ये एक्चुअली आपको आएगा नहीं, आपके उसमें नहीं है ये, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण निर्देशन प्रबंध किसमें निहित होता है। राज्य सूचना आयोग के मुख्य कार्यों का साधारण अधीक्षण निर्देशन निर्देश और प्रबंधन किसमें निहित होता है। इसमें दिमाग लगाइए सभी लोग। क्वेश्चन 76वां क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन 76वां, सभी लोग इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन 76वां, सूचना आयोग, है ना, राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण निर्देशन और प्रबंध किसमें निहित होता है। बहुत बढ़िया आंसर दिए आप लोगों ने। राजेश यादव जी, डीएम त्रिपाठी जी, टेकन दास जी आंसर में करेक्शन करिए, तिवारी जी आंसर में करेक्शन करिए, नरेश जी आंसर में करेक्शन करिए। राज्य से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए क्या रहेगा यहाँ पे, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। क्लियर है, राज्य सूचना मुख्य आयुक्त। डी वाले सभी सही है। ये क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है बिल्कुल। स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 27 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कोकेन, मॉर्फिन, डाइएसेटिल मॉर्फिन या ऐसी कोई अन्य स्वापक औषधि या ऐसा कोई मना प्रभावी पदार्थ लेता है जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, तो उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी देंगे। ऑप्शन ए है कठोर कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकती है। बी है साधारण कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकती है। ऑप्शन सी है 10 वर्ष का कठोर कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष तक हो सकती है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आप लोगों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, एनडीपीएस एक्ट, है ना। इसका राइट आंसर सभी दीजिए।
आंसर टाइप करें सभी लोग एनडीपीएस एक्ट के लिए। धर्मेंद्र सिंह तोमर जी राइट आंसर है आपका। राजेश यादव जी, अश्विनी कुमार जी आंसर में करेक्शन है। मुकेश साहू जी आंसर में करेक्शन करिए, आप लोगों के पास में इसके नोट्स भी अवेलेबल होंगे। करेक्शन है एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 27 है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 कोकेन, मॉर्फिन, डायसिटिलिन, मॉर्फिन या कोई ऐसी अन्य मादक औषधि, ठीक है, जो राजपत्र द्वारा क्या है प्रतिबंधित है, उसके लिए सजा क्या है। जिनके भी आंसर ए हैं, है ना, सभी के आंसर अधिकतम ए है। गजानंद जी, अश्विनी जी, नरेश जी, मंजू कुमारी जी, आपने सबने ए में आंसर दिया है। राइट आंसर है ये, है ना। कठोर कारावास जिसकी अवधि कितनी रहेगी, 1 वर्ष तक की हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन 78 आरटीआई 2005 सेक्शन 8 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रकट किए जाने की छूट है ना। इसका भी आंसर सभी से बनना चाहिए, सभी लोग अपना आंसर दीजिए। 78 का ऑप्शन ए किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, ऑप्शन बी मंत्री परिषद के विचार विमर्श के अभिलेख, ऑप्शन सी मंत्री परिषद के विनिश्चय किए जाने और विषय को पूरा और विषय के समाप्त होने के पश्चात, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 78 सॉरी क्वेश्चन 78 सभी अपने राइट आंसर को देंगे। 78 क्वेश्चन 78वां है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कुछ लोग आंसर डी में दे रहे हैं, अधिकतर लोग डी में दे रहे हैं, कुछ ए में दे रहे हैं। ए और डी को छोड़ दीजिए, मैं 2 ऑप्शन देता हूं आपको, बी और सी में इसका आंसर है। बी और सी में ही इसका आंसर है। आरटीआई एक्ट 2005 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 है ना। चलो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। क्या है राइट आंसर? सी है। क्या बोला गया है? मंत्री परिषद के विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा और विषय के समाप्त होने के पश्चात। क्लियर हुआ? ये आप लोगों ने पढ़ा है बार बार, इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है भाई। हमारा क्वेश्चन 79 है, किसकी सहमति से एनडीपीएस अधिनियम 1985 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों के न्यायाधीश सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? क्वेश्चन 79 क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, आप लोग समझ के चलें। ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी पहला क्या है? जिला न्यायाधीश, है ना, डीजे। ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये अपन ने पढ़ा भी था भैया, है ना, अच्छे से पढ़ा था। किसकी अनुमति से होगा? क्वेश्चन 79 का आंसर दीजिए सभी लोग। अनीता ढाका जी, मंजू कुमारी जी, नरेश जी, आप लोगों के आंसर राइट हैं। जिन जनों ने बी में आंसर दिया है वो सारे सही हैं, ठीक है। क्या है इसका राइट आंसर? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों के न्यायाधीश सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। क्वेश्चन 80 किन परिस्थितियों में प्रसव पूर्व निदान तकनीक का संचालन गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अंतर्गत किया जाता है?
ये सब्जेक्ट आप लोगों को शायद नहीं है मेरी जानकारी में, या हो भी सकता है, फिर भी इसका आंसर दीजिए सभी। क्वेश्चन 80वां क्वेश्चन, यदि गर्भवती महिला की आयु 18 वर्ष से ज्यादा है, ऑप्शन बी है यदि गर्भवती महिला को 2 या 2 से अधिक स्वतः गर्भपात हुए हैं या भ्रूण हानि हुई है, ऑप्शन सी है यदि परिवार में मानसिक मंदता का कोई परिवार व्रत नहीं है, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। किन परिस्थितियों में प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का संचालन गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अंतर्गत किया जा सकता है? ये बड़ी अच्छी जानकारी है ना, 80वां क्वेश्चन के लिए, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, है ना। आप लोगों के लिए जानकारी भी हो जाएगी ये, कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन हमें आए ही, ठीक है, कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन हमें उसी में आए। यदि गर्भवती महिला को 2 या 2 से अधिक स्वतः गर्भपात हुए हैं या भ्रूण हानि हुई है, तो वह निदान तकनीकों के संचालन में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, है ना, का उपयोग कर सकती है। क्लियर है? क्वेश्चन 80 का आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये आप लोगों से जुड़ा हुआ है। एनडीपीएस एक्ट 1985 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 का के अंतर्गत, है ना, धारा 7A या धारा 7 का, धारा 7 का या फिर सेक्शन 7A के अंतर्गत राष्ट्रीय निधि का उपयोजन केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन अधिउपायों से संबंध में उपगत व्यय की पूर्ति के लिए किया जाएगा? आंसर है व्यसनियों की पहचान करना, उनका उपचार करना, पुनर्वास करना। ऑप्शन बी है औषधियों के दुरुपयोग का निवारण करना, ऑप्शन सी है औषधि के दुरुपयोग के विरुद्ध जनता को शिक्षित करना, या ऑप्शन सी है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 81, इसके आंसर प्राय सभी के राइट आने चाहिए, है ना, सभी के आंसर सभी के इसके राइट आने चाहिए। डीएम त्रिपाठी जी, तोमर जी, मंजू कुमारी जी, राजेश यादव जी, राजेश जी आंसर में करेक्शन करिए, है ना। ये जो तीनों बातें ऊपर कही गई हैं, ये क्या है? सभी सही है। क्लियर है? इसलिए इसका आंसर रहेगा सी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्या आंसर रहेगा? डी वाले सभी इसमें सही है ऑप्शन। अधिकतर लोगों ने आंसर उसी में दिया, और ये हित में भी है, ठीक है। तो 81वें क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सभी ने दे दिया। हमारा क्वेश्चन 82, चलो, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं की गारंटी, चलो ये तो आप लोग को नहीं आएगा, ये एमपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसको मैं फिर भी आप लोग को मैं आंसर दे देता हूं। 82वें क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ए है, जो आप लोग को नहीं आएगा, सिर्फ एमपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ना। गोवंश प्रतिशत अभी लागू हुआ है 83 का जो क्वेश्चन है आपका आंसर है, ये रहेगा आपका सी में, और 84 का जो आंसर है आपका, क्वेश्चन 84 का भी आंसर रहेगा आपका ए में। जो आपको नहीं आएगा मैं उसको आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो आप लोग को आ सकता है, क्वेश्चन 85 का आंसर है बी, उच्च न्यायालय, है ना। लेकिन ये ओनली एमपी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसे आप लोग को नहीं बता रहा हूँ। 86वां क्वेश्चन ये भी एमपी से जुड़ा हुआ है, इसका आंसर ए है ना। गोवध के लिए जुड़ा हुआ है, ये 2004 में यहाँ प्रावधान है 87 का आंसर सी है, राज्य सरकार के लिए है। ये पूरा पेज अपने लिए नहीं था। आगे हम पढ़ते हैं, विस्फोटक अधिनियम 1884 की कौन सी धारा केंद्र सरकार को विशेष रूप से खतरनाक विस्फोटकों के निर्माण पर रोक लगाने की शक्ति देती है? ये आप लोगों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 88। मुझे चैट के माध्यम से बताइए, ये विस्फोटक अधिनियम आप लोग के सिलेबस में है ना, और इसका आंसर भी दीजिए। क्वेश्चन 88 का आंसर देंगे सभी। आप लोगों को पता भी है, आप लोग आंसर भी दे रहे हैं।
जय सिंह जी, जसवंत जी, मंजू कुमारी जी, आपका आंसर सही है। त्रिपाठी जी आंसर में करेक्शन करिए। जिन्होंने भी ए में आंसर दिया है वो लोग अपने आंसर में करेक्शन करेंगे। विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 6 है ना, धारा 6 सरकार को विशेष रूप से खतरनाक विस्फोटकों के निर्माण पर रोक लगाने की शक्ति प्रदान करती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग को आएगा। विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत विस्फोटकों के कब्जे और बिक्री के अनुज्ञापन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? रक्षा मंत्रालय, मुख्यमंत्री, केंद्रीय सरकार या फिर जिला मजिस्ट्रेट? क्वेश्चन 89 किसके पास है संबंध में नियम बनाने की शक्ति? राइट आंसर है इसमें, सभी लोग आंसर करेक्शन करिए, सभी लोग गलत जवाब दे रहे हैं। केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन सी। दीपक जी और धीरज सिंह जी, किशोर जी है ना, त्रिपाठी जी, आप लोग के आंसर सही थे। मंजू कुमारी जी आंसर में करेक्शन कर लीजिए। केंद्रीय सरकार है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में नियम बनाने की शक्ति है। 90वां क्वेश्चन है हमारा, क्या है? विस्फोटक अधिनियम 1984 की धारा 5 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी भी विस्फोटक के निर्माण, आयात या निर्यात के लिए क्या सजा है? पहला है 10,000 रुपए, दूसरा है 2 वर्ष का कारावास या 3,000 रुपए जुर्माना या दोनों। ऑप्शन सी है 10 वर्ष का कारावास या 10,000 का जुर्माना या दोनों। ऑप्शन डी है 3 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपए जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन 90 का आंसर देंगे सभी लोग। चलिए सभी लोग अपने आंसर करेक्शन करिए। ऑप्शन डी है ना, क्या है ऑप्शन डी में? 3 वर्ष का कारावास या फिर 5,000 रुपए जुर्माना या दोनों। क्लियर है? या दोनों, 3 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों के लिए प्रावधान करती है धारा 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 91, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत गठित संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री, वन्य जीव प्रभारी मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल? 91 प्रश्न 91 का आंसर देंगे सभी लोग। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत गठित संचालन समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन 91 का आंसर देंगे सभी लोग। कुछ लोग सी में आंसर दे रहे हैं, कुछ डी में, कुछ बी में, लेकिन इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ए, मुख्यमंत्री। है ना, कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत गठित संचालन समिति अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, क्योंकि राज्य में होती है गतिविधियां, है ना, जिस राज्य में वहां के लिए रहता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोगों से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति जिसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण जारी करने की अनुमति दी गई है उसे किस रूप में जाना जाता है? नियंत्रक, आयुक्त, केंद्रीय सरकार या फिर प्रमाणकर्ता अधिकारी? क्वेश्चन 92 92 क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। बहुत फास्ट आंसर दिया है डीएम त्रिपाठी जी ने, लेकिन सर आंसर में करेक्शन करिए। टेकन दास जी, मंजू कुमारी जी, आंसर में करेक्शन है। प्रश्न 92, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति जिसे दी गई है उसे किस रूप में जाना जाता है? नियंत्रक, आयुक्त, केंद्रीय सरकार या फिर प्रमाणकर्ता प्राधिकारी? क्वेश्चन 92 अनीता जी, त्रिपाठी जी, आप लोग के आंसर राइट हैं। कृष्णा सिंह जी, आपका भी आंसर राइट है। नरेश जी, राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? डी, है ना, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। क्या बोलेंगे उसको? प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। डिजिटल सिग्नेचर जारी करने की जिसे दी गई है उसको बोलते हैं प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कोई दस्तावेज रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। कितना? 1.5 लाख रुपए, 25,000 रुपए, 50,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए प्रतिदिन। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार आईटी एक्ट हमने पढ़ा है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिक्रम हो जाता है ना, व्यक्तिक्रम, दस्तावेज रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, सॉरी व्यक्तिक्रम नहीं बोलेंगे उसको, दस्तावेज रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, कितना जुर्माना लगा सकते हैं उसको? कृष्ण सिंह जी राइट आंसर दिया है आपने। क्वेश्चन 93। कृष्णा सिंह जी, सॉरी कृष्णा सिंह जी, क्या आंसर है आपका? एक मिनट में देख रहा हूँ, फिर से देख रहा हूँ। सभी लोग अपने आंसर टाइप करें प्लीज। आपने लिखा है 5,000 रुपए प्रतिदिन, नहीं है आंसर में, करेक्शन है कृष्णा सिंह जी, सॉरी आंसर में करेक्शन है। जुर्माना लगाया जा सकता है 1.5 लाख तक का, है ना। जितनों ने भी इसमें ए में आंसर दिया है वो सारे सही है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दस्तावेज रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है उस पर 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी उसी से जुड़ा हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्पष्ट यौन कृत्यों में बच्चों को चित्रित करने वाली सामग्री को प्रकाशित करना या संचारित करने के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 66, धारा 67A, धारा 67V या फिर धारा 68। क्वेश्चन 94 का आंसर देंगे सभी, क्वेश्चन 94 का सभी आंसर देंगे प्लीज। चलिए, आप लोगों ने सभी ने आंसर दिया है। सभी लोग आंसर दे रहे हैं सी में, है ना। 94 का आंसर सभी सी में दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन आपको सभी को याद है, सभी ने आंसर एक स्वर में और सी में दिए हैं ना। जसवंत सिंह रावत जी, मंजू कुमारी जी, त्रिपाठी जी, अनीता जी, बाकी सारे लोग भी जिन जिन के मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, टेकन दास जी, अश्विनी कुमार जी, राजेश यादव जी, आप सभी ने राइट में आंसर दिया हुआ है ना, सभी ने सी लिखा है, वेरी गुड। कृष्णा कुमार सिंह जी, ठीक है। 94 का आंसर क्या है इसमें? धारा 67B के अंतर्गत दंड का प्रावधान है ना। आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से यौन कृत्यों में बच्चों को चित्रित करने वाली सामग्री को प्रकाशित करने या संचारित करने के लिए सेक्शन 67V में दंड का प्रावधान है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 95 की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत गठित सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन 95 का आंसर देंगे सभी लोग। क्या बात है, आंसर सभी के आ गए, बहुत वेरी गुड। सभी ने सी में आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत गठित सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा। क्वेश्चन 95, जिन्होंने भी आंसर सी में दिया है ना, शकीला शेख जी, कृष्णा सिंह जी, त्रिपाठी जी, सी में जो आंसर आप लोगों ने दिया है 95 का, वो बिल्कुल सही है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 गठित सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। अनुवांशिकी काउंसलिंग सेंटर, प्रयोगशाला अथवा परामर्श केंद्र राज्य के समुचित प्राधिकारी के विरुद्ध पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 की धारा 21 के अंतर्गत किसे अपील कर सकते हैं?
ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड या ऑप्शन सी केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड। क्वेश्चन 96 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 96 क्वेश्चन जो है, पता है आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन 96 दीपक गायकवाड़ जी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। सॉरी, क्या डी लिखा है आपने? नो 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 गायकवाड़ जी, आपने डी में आंसर दिया है, मुझे कुछ और लगा वो है ना। आंसर करेक्ट करिए अनीता जी, करेक्ट करिए आंसर, करेक्शन करिए। क्वेश्चन 96 राज्य सरकार है ना, क्या आंसर है? राज्य सरकार से अपील कर सकते हैं धारा 21 के अंतर्गत। ठीक है, ये वाला आपके सिलेबस में है या नहीं है मुझे नहीं पता, फिर भी ये जानकारी होना चाहिए, इसलिए अपन उसको पढ़ा दे रहे हैं ना। क्वेश्चन 97 गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिशत अधिनियम 1994 के अंतर्गत कौन सा न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण कर सकता है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट। ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी है सत्र न्यायालय। क्वेश्चन 97 का आंसर देंगे सभी लोग फटाफट फटाफट। फास्ट आंसर दिया है अनीता डागा जी ने और मंजू कुमारी जी ने। राइट आंसर से आप लोगों के मंजू कुमारी जी, अनीता डागा जी, राइट आंसर है। त्रिपाठी जी आंसर करेक्ट करिए। बाकी लोग भी आंसर दीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया, शकीला शेख जी, कृष्णा कृष्ण तोमर जी, राइट आंसर। त्रिपाठी जी अब आप राइट हैं, आपके आप आंसर आपने करेक्ट दे दिया। अश्विनी कुमार जी, नरेश जी, बहुत बढ़िया, सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं। क्या है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट है ना, दंडनीय अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचरण कर सकते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन 98 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत निरोध आदेश अविधिमान या अपरिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए व्यक्ति उपयुक्त सरकार के क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से बाहर है, व्यक्ति उपयुक्त सरकार के क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के बाहर पहले से नजरबंद है, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 98वां क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए नहीं है तो मैं इसको नहीं लेता हूँ ना। 98 आंसर दे देता हूँ आप लोग को, ऑप्शन सी है इसका। ये है, ये आपके सिलेबस में है। जसवंत सिंह जी, एसटी एससी एक्ट 1989 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन कौन करता है? एससी एसटी एक्ट आप लोगों को होगा, ये तो है ना एसटी एससी एक्ट। प्लीज इसका आंसर दीजिए। जसवंत सिंह तोमर रावत जी, क्वेश्चन 99 का आंसर दीजिए, बाकी सभी लोग भी आंसर दीजिए। ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार है, ऑप्शन डी राज्यपाल की सहमति से राज्य सरकार। 99वां क्वेश्चन। राइट आंसर तोमर जी, दीपक गायकवाड़ जी, मंजू कुमार जी, राइट आंसर आप लोगों के। अश्विनी कुमार जी क्वेश्चन आंसर में करेक्शन करिए। अजय सिंह जी, राइट आंसर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार है ना। 99 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी। क्या है राइट आंसर? क्या है? सी है ना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार विशेष न्यायालय का गठन करती है। 100 क्वेश्चन 100वां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। अच्छा, ये आप लोग के लिए नहीं है बोल रहे हैं आप, फिर भी मैं इसका आंसर देके चले जाता हूं। ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
ये भी शायद आप लोगों के लिए नहीं है ना। आंसर देके हम चले जाते हैं इसका। खाद्य लेखा परीक्षा अभिप्राय 102, इसका भी हम आंसर दे देते हैं। खाद्य सुरक्षा वाला है 103, आंसर इसका है डी। ठीक है, जो नहीं है उसको उस पर टाइम नहीं खराब करते। क्वेश्चन 104 का आंसर हम दे देते हैं, इसमें ए है और पांचवा बी है, सॉरी बी है। ऑप्शन छठवा का है हमारा आंसर सी है और सातवां के लिए आपका आंसर रहेगा डी, है ना। ये पूरा पेज आप लोग के लिए नहीं है। ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 था, है ना। सेक्शन 2Q में वयस्क पुरुष शब्दों को हटा दिया गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। ऑप्शन ए पुनीत वर्मा बनाम रमाकांत वर्मा, AIR 2016। हिरलपी हरसोगा बनाम कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा, AIR 2016। ऑप्शन सी विजय सिंह बनाम लक्ष्मी सिंह, AIR 2015 और विकास दत्ता बनाम सुरेश दत्ता, AIR 2017। ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन 108वां है ना, 108वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर दीजिए। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 था या सेक्शन 2Q में वयस्क पुरुष शब्द को हटा दिया गया है। त्रिपाठी जी आपने आंसर बी में दिया है। जिन जिन्होंने आंसर बी में नहीं दिया है वो लोग करेक्शन करें, है ना। ये आप लोग याद रखना, अगर ये कभी आया तो हिरल पी हरसोरा बनाम कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा, AIR 2016, है ना। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला और एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संरक्षण अधिकारी की सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान करता है। सेक्शन 31, सेक्शन 35, सेक्शन 36 या फिर सेक्शन 37। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संरक्षण अधिकारी को सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन 109 है ना, प्रश्न 109 का आंसर दीजिए सभी लोग। नरेश जी और त्रिपाठी जी, आप लोगों के आंसर ठीक है। क्वेश्चन 109वां क्वेश्चन, राइट आंसर है बी। क्या है राइट आंसर? बी। जिन्होंने भी आंसर बी में दिया है वो लोग याद रखें, है ना। राइट आंसर क्या है इसका? बी। धारा 35 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संरक्षण अधिकारी को सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 110वां क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अब पूरे देश में लागू है। कब से? 13 अक्टूबर 2019, 15 अक्टूबर 2019, 27 अक्टूबर 2019 या फिर 31 अक्टूबर 2019, है ना। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था। क्वेश्चन 110वां, ये सभी से बनना चाहिए। 10वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए। त्रिपाठी जी राइट आंसर है आपका। नरेश जी 109 का ए नहीं है भाई, बी है। ठीक है, 10 का डी बिल्कुल सही है।
अनीता जी को आपके आंसर में करेक्शन करिए, है ना। जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हो गया, मतलब पूरे भारत में, संपूर्ण भारत, पूरे देश में लागू है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। जसवंत सिंह रावत जी बिल्कुल सही, मुकेश जी सही है। कब से लागू है? बहुत सारे जो कानून थे कब लागू हुए हैं? 31 अक्टूबर 2019 की डेट आप लोग याद रखेंगे। ये सिर्फ अकेले इस कानून के लिए नहीं, बाकी चीजें भी जो लागू हुई है वहां पे, है ना, वो भी क्या है, जैसे हमारी आईपीसी वगैरह भी ये सब कब से लागू हुई है? 31 अक्टूबर 2019। क्लियर है? 10वां क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। 11वां क्वेश्चन है हमारा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज देने, दहेज लेने का करार क्या है? कानूनी करार है, सुन्नीकरण है, शून्य करार है, या फिर प्रवर्तनीय करार है? फटाफट आंसर दीजिए इसके। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, गौरी एक्ट 1961, दहेज लेना या दहेज देना, कैसा रहेगा ये? अरे भाई ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। त्रिपाठी जी मैंने हिंट दिया था। नरेश जी राइट आंसर है आपका। धीरज सिंह जी राइट आंसर है। दीपक गायकवाड़ जी राइट आंसर है। मंजू कुमारी जी करेक्शन करिए, है ना। दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही क्या है? अपराध की कैटेगरी में आ गया धारा 3 के अनुसार। अब जब लेना या देना दोनों ही अपराध है तो एक करार कैसा होगा? ये करार कैसा होगा? शून्य करार होगा, है ना। दहेज लेना या दहेज देने का जो करार रहेगा वो क्या है? शून्य करार रहेगा। इसलिए राइट आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा सी, है ना। सभी करेक्शन करिए आंसर जिन्हें गलत दिए हैं। और क्वेश्चन 112वां, यदि किसी व्यक्ति का अभियोजन दहेज लेने या दहेज देने, दहेज लेने या दहेज लेने के लिए उत्प्रेरित करने या दहेज की मांग करने के लिए किया गया, तो सबूत का भार किस पर होगा? अभियुक्त पर होगा, शिकायतकर्ता पर होगा? अभियुक्त और शिकायतकर्ता दोनों पर होगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइए इस पे। किस पे होगा ये? दिमाग लगाइए, कुछ लोग दिमाग लगा लिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 112वां, है ना। कुंदन सिंह जी सही दिमाग लगाए हैं आप लोगों ने। नरेश जी बहुत बढ़िया दिमाग लगाया आपने। दीपक जी, जसवंत सिंह जी करेक्शन करिए। त्रिपाठी जी करेक्शन करिए। अगर किसी के ऊपर ये आरोप लगता है तो उसका भार भी अभियुक्त पर ही होता है, अभियुक्त पर ही होता है ना। क्वेश्चन 112 का जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर रहेगा ए, है ना। क्या रहेगा राइट आंसर? ए, अभियुक्त पर। जितने भी लोग का क्वेश्चन आंसर ए में था वो सभी सही है। चलो 113वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पत्नी केवल एक साझा घर में निवास के अधिकार का दावा करने की हकदार है, और एक साझा घर का अर्थ केवल पति का घर या संयुक्त परिवार जिसका एक सदस्य पति है का घर होगा? ऑप्शन ए है एआरसी बनाम श्रीमती, आरआरसी है एआईआर 2017, महेंद्र बनाम रूपा एआईआर 2008, ए आर बत्रा बनाम श्रीमती तरुण बत्रा, और ऑप्शन डी है एस आर रमेश बनाम सुलोचना, है ना। साझा घर, सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पति केवल एक साझा घर में निवास के अधिकार का दावा करने का हकदार है। पत्नी, है ना, पत्नी। दीजिए इसका आंसर। 13वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज सभी लोग।
चलिए आप लोग याद रखेंगे कब माना गया है। ऑप्शन सी, एस आर बत्रा बनाम श्रीमती तरुणा बत्रा, है ना, ऑप्शन सी, ये आप लोग याद रखेंगे, जिसका अर्थ है साझा घर का अर्थ है केवल पति का या घर या फिर संयुक्त परिवार जिसका एक सदस्य पति है। ठीक है, तो ये वाला जो मामला था, बत्रा बत्रा आप लोग याद रखना, है ना, एस आर बत्रा और तरुणा बत्रा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। सत्र न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये कोर्ट वाले क्वेश्चन आ गए, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे, है ना, विशेष क्वेश्चन अब आपको यहां से देखने मिल रहे हैं। सत्र न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। केंद्र सरकार प्रत्येक सेशन प्रभाग के लिए एक सत्र न्यायालय स्थापित करेगी। ऑप्शन बी है प्रत्येक सत्र न्यायालय की अध्यक्षता उच्च न्यायालय द्वारा एवं नियुक्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन के आएंगे। ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र भी नियुक्त कर सकता है। और ऑप्शन 4 है एक सेशन प्रभाग के सत्र न्यायाधीश को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रत्येक प्रभाग के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब जो राइट आंसर के लिए आप लोग को दिया है इनने 1 और 2, 2 और 3, 2 और 4 या 3 और 4, क्या सही है इसमें आंसर दीजिए जरा इसका 114वें क्वेश्चन का। सत्र न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना, ये 4 बिंदु दिए हैं और अब वो बोल रहा है 1 या 2, 2 या 3, 2 या 4 या फिर 3 या 4। नरेश जी आपका राइट आंसर है। त्रिपाठी जी आपका भी राइट आंसर है। जसवंत सिंह जी राइट आंसर है। और किसने आंसर दिया है भाई, बाकी लोग आंसर दीजिए। मंजू कुमारी जी राइट है। धर्मेंद्र सिंह तोमर जी राइट है, वेरी गुड। ऑप्शन 2 और 3 है ना, प्रत्येक सत्र न्यायालय की अध्यक्षता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और उच्च न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र भी नियुक्त कर सकता है ना, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को आएंगे। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 13 के अनुसार कौन सा परिवीक्षा अधिकारी नहीं है। क्वेश्चन 115वां, समय काफी हो चुका है ना। क्वेश्चन 115वां, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 13 के अनुसार कौन परिवीक्षा अधिकारी नहीं है। राज्य सरकार द्वारा अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति या राज्यसभा से मानता अधिकारी, ये आप लोगों के इसमें है कि नहीं है। आंसर दीजिए सभी लोग क्वेश्चन 115वां का। प्लीज आंसर टाइप करें सभी लोग, क्वेश्चन 115। डीएम त्रिपाठी जी ये आपके उसमें नहीं है तो चलो फिर कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो मैं सीधे आंसर दे देता हूं इसका। इसका आंसर है डी, है ना, आंसर क्या है इसका, डी है। और देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन बचे हुए अपने। धारा 94 के अंतर्गत आपत्तिजनक वस्तुएं जिन पर यह धारा लागू होती है, कोर्ट का सिक्का, कोर्ट का करेंसी, कोर्ट का दस्तावेज या फिर भारतीय दंड संहिता की धारा 294 संबंधित अश्लील वस्तुएं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 116, इसका आंसर सब लोग देंगे।
क्वेश्चन 116, धारा 94 के अंतर्गत आपत्तिजनक वस्तुएं जिन पर यह धारा लागू होती है। कूटकृत सिक्का, कूटकृत कंसी नोट, कूटकृत दस्तावेज या फिर भारतीय दंड संहिता की धारा 294 से संबंधित अश्लील वस्तुएं। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 2 3, ऑप्शन सी है 1 2 3 4, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको आएंगे। क्वेश्चन 116, चलो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। कूटकृत सिक्का, कूटकृत करेंसी और कूट रचित दस्तावेज, है ना। 1 2 3 राइट आंसर है, 1 2 3। क्लियर है, ये आप लोग याद रखेंगे। बी में जिनने भी आंसर दिया है सभी का आंसर सही है। ये एक ही कैटेगरी है ना, भारतीय दंड संहिता की धारा 194 से संबंधित अश्लील वस्तुएं अलग हो जा रही है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीआरपीसी 1973 की धारा 167 के अंतर्गत आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजने से सबसे लंबी अवधि, पुलिस हिरासत की में भेजने की सबसे लंबी अवधि, ये आप लोग को पता होगा, सीआरपीसी आप लोग लगातार पढ़ते हैं। सीआरपीसी 1973 की धारा 167 के अंतर्गत आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजने की सबसे लंबी अवधि क्या है? 15 दिन, 14 दिन, 30 दिन या फिर 45 दिन? सभी लोग इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन 117, दीपक गायकवाड़ जी राइट आंसर है आपका। धर्मेंद्र सिंह जी, धीरज सिंह जी, बहुत बढ़िया, सभी को पता है 15 दिन। वेरी गुड, ज्यादा टाइम नहीं लेते इसमें। क्या है राइट आंसर? 15 दिन। सबसे लंबी अवधि क्या है? 15 दिन, 15 डेज। ओके, आगे बढ़ जाते हैं ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए। निम्नलिखित में से किस अपराध के किए जाने के संबंध में सीआरपीसी की धारा 39 के अंतर्गत आम जनता का यह कर्तव्य नहीं है कि वह अपने नजदीक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना दे? बताइए जरा किसके अंतर्गत नहीं। क्वेश्चन 118, ये क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग, बी फिरौती के लिए अपहरण, सी दीपगृह प्रकाश स्तंभ को नष्ट करने की दृष्टि और डी है दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार। क्वेश्चन 118, वह अपने नजदीकी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना दे, है ना। सीआरपीसी की धारा 39 अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आम जनता को कर्तव्य नहीं है। किस चीज के लिए नहीं रहेगा? कि पुलिस अधिकारी को सूचना दे या नजदीकी मजिस्ट्रेट को सूचना दे? आंसर टाइप करिए सभी लोग। क्वेश्चन 18, सब लोग एक के साथ जा रहे हैं ना। लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग अगर होता है, न्यासभंग होता है, तो इसके लिए आप सूचना दे सकते हैं। सभी लोग अपना आंसर करेक्ट करेंगे। फिरौती के लिए अपहरण करना है, उसकी अपहरण की गई है, उसकी भी सूचना आप दे सकते हैं। दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार, है ना। दीपगृह प्रकाश स्तंभ को नष्ट करके रिष्टि, है ना। कोई दीपगृह है, प्रकाश स्तंभ को नष्ट करके रिष्टि है, तो कर्तव्य नहीं है कि वहां नजदीकी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना दे। क्या है? दीपगृह प्रकाश स्तंभ को नष्ट करने की दृष्टि। क्या आंसर रहेगा इसका? आंसर सी। जिन्होंने भी आंसर सी में दिया है वो सब सही है। अगर कोई लोक सेवक आपराधिक न्यासभंग करता है तो इसकी जानकारी आप मजिस्ट्रेट को या अपने उच्च अधिकारी को दे सकते हैं। क्लियर है, इसलिए इसका आंसर ए नहीं रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 119वां क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 61 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर वस्तु को साबित किया जा सकेगा, है ना। एविडेंस एक्ट, कोई बात नहीं तोमर जी,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 61 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकेगा प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों साक्ष्य द्वारा, प्राथमिक या द्वितीयक किसी भी साक्ष्य द्वारा। एविडेंस एक्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया, आंसर दीजिए सभी। क्वेश्चन 119, क्वेश्चन 119। अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकेगा, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकेगा। इसमें किसी के भी आंसर मेरे को क्लियर देखने को नहीं मिले। एविडेंस एक्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एविडेंस एक्ट है ना, क्या रहेगा? प्राथमिक या द्वितीयक किसी भी साक्ष्य के द्वारा। क्या है राइट आंसर? प्राथमिक या द्वितीयक किसी भी साक्ष्य द्वारा अंतर्वस्तु को साबित किया जाएगा। धारा 61 सेक्शन 61 एविडेंस एक्ट 1872 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61। ठीक है, ऑप्शन डी है ना। चलिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस तारीख से प्रभाव में आया? इसकी डेट हमने बहुत बार पढ़ा है। क्वेश्चन 120वां 120वां क्वेश्चन का आंसर टाइप करेंगे आप लोग सभी। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस तारीख से प्रभाव में आया? 2 अक्टूबर 2012, 14 नवंबर 2012, 14 दिसंबर 2012 या फिर 16 दिसंबर 2013? आंसर दीजिए क्वेश्चन 120 का। डी इसका गलत आंसर है। डी में अगर आप लोग आंसर दे रहे हैं, गलत आंसर है। दिसंबर में एक्चुअल में इसका आंसर राइट है ही नहीं, है ना। दिसंबर में प्रभाव में ये नहीं आया है। जिन लोगों ने बी में दिया है, कुंदन साहू जी, दीपक गायकवाड़ जी, मंजू कुमारी जी, आप लोगों के राइट आंसर है 14 नवंबर 2012, है ना। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 14 नवंबर 2012 से प्रभाव में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 121, किस आयु के कम बच्चों के मामले में प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला हो जाता है? किस आयु से कम बच्चों के मामलों में प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला हो जाता है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 16 वर्ष? क्वेश्चन 121 इसका आंसर दीजिए। किस आयु से कम आयु के बच्चों के मामले में प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला हो जाता है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 16 वर्ष? सही आंसर दिया है आपने मंजू कुमारी जी, धीरज सिंह जी, जसवंत जी, कुंदन जी। आंसर को सुधारिए। त्रिपाठी जी राइट आंसर है। चलो टाइम ज्यादा नहीं लेते, क्वेश्चन ज्यादा है। 12 वर्ष है ना, 12 वर्ष आयु से कम बच्चों के मामलों में प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हो जाता है, गंभीर अपराध में आ जाता है, है ना। एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 45 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर विशेषज्ञों की राय सुसंगत नहीं है? सुसंगत नहीं है, विदेशी कानून, विज्ञान, वाणिज्य या फिर कला? क्वेश्चन 122वां एविडेंस एक्ट, साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 विशेषज्ञों की राय सुसंगत नहीं है। विदेशी कानून, विज्ञान, वाणिज्य, कला? क्वेश्चन 122।
वाणिज्य, व्यापार, है ना, व्यापार याद रखेंगे आप लोग। क्या रखेंगे? जिन्होंने भी आंसर सी में दिया है सभी लोग याद रखें, सी में जो है सुसंगत नहीं है ना, व्यापार के वाणिज्य के लिए विशेषज्ञ की राय सुसंगत नहीं है धारा 45 के अंतर्गत। क्वेश्चन 123, कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए कौन अनुमति दे सकता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, केंद्र या राज्य सरकार। आयुधों के अर्जन, है ना, हथियारों को जब्त करने के, कब्जे में लेने की अनुमति कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नगर निगम, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, दोनों। क्वेश्चन 223, कौन देता भाई? केंद्रीय सरकार देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखेंगे आप लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 124वां, हथियारों के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी किस धारा के अंतर्गत नजदीकी थाना प्रभारी से रिपोर्ट तलब करता है? धारा 13(1), धारा 13(b), धारा 13(2)(a), धारा 13(3). क्वेश्चन 124वां, आंसर है इसका धारा 13(2). क्या आंसर है? धारा 13(2), है ना, नजदीकी थाना प्रभारी से रिपोर्ट तलब करता है, धारा 13(2) के अनुसार, ठीक है। बी इसका राइट आंसर। नकली अग्नियुद्ध और अग्नियुद्ध में संपर्क करने के लिए न्यूनतम कारावास की अवधि है। नुकीली अग्नियुद्ध और आयुध संपर्कित करने के लिए निम्न में से कारावास की अवधि है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। क्वेश्चन 125वां, नकली आयुधों, है ना, नकली अग्नियुद्धों से संपर्क करने के लिए न्यूनतम कारावास की जो अवधि है क्या है भाई? 7 वर्ष रहेगा, ऑप्शन डी, है ना, क्या रहेगा? ऑप्शन डी, 7 वर्ष का कारावास। चलिए टाइम काफी हो रहा है तो मैं थोड़ा फास्ट करके खत्म करते हैं इसको। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने के लिए, है ना, खालिस्तान से कम नहीं कारावास हो सकता, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 10 वर्ष। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने के लिए, है ना, खालिस्तान वर्ष से कम का कारावास नहीं हो सकता। क्वेश्चन 126वां, आंसर देंगे सभी। वेरी गुड आंसर मंजू कुमारी जी, दीपक जी, राइट आंसर है आप लोगों के। अनीता जी आंसर सुधारिए। क्या है यहाँ पे 126 का क्वेश्चन का आंसर? बी, कम से कम 5 वर्ष, है ना, से कम का नहीं होगा, ठीक है। 126वें क्वेश्चन का आंसर है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 29 के अंतर्गत, है ना, क्या बोला गया है? मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 29 के अंतर्गत किस प्रकार के मोटर वाहन के लिए कंडक्टर के लाइसेंस की आवश्यकता होती है? असक्त गाड़ी, मंजिली गाड़ी, बड़ी टैक्सी या फिर बस। क्वेश्चन 127, क्वेश्चन 127 का आंसर देंगे सभी लोग। दीपक गायकवाड़ जी आपने लिखा है जे एक्ट। चलिए आंसर दिया आपने। क्वेश्चन 127 का आंसर दीजिए।
नरेश जी आपका आंसर सही है ना। मोटर वाहन के लिए कंडक्टर के लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो आपका राइट आंसर है मंजिली गाड़ी, है ना, जो एक के ऊपर एक दो मंजिला गाड़ी जो होती है ना, उसमें कंडक्टर का भी लाइसेंस बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, नशे में गाड़ी चलाने के अपराध तब होता है जब रक्त में अल्कोहल अनुमेय निम्न सीमा से अधिक हो जाता है। 10 मिलीलीटर प्रति 100 मिली, 10 मिलीग्राम प्रति 100 मिली, 30 मिली प्रति 100 मिली, या फिर 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिली। नशे में गाड़ी चलाने से अपराध तब होता है जब रक्त में अल्कोहल अनुमेय निम्न सीमा से अधिक होता है। बताइए, आंसर बताइए 128 का। सभी लोग आंसर टाइप करें। समय काफी हो गया है, लेकिन अपन खत्म करते हैं इसको, है ना, जल्दी खत्म करते हैं। आप लोग आंसर फटाफट टाइप करें प्लीज। 128वें क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। मंजू कुमारी जी, गजानंद जी और सभी लोग, चलो जिन जिन ने भी डी में आंसर दिए हैं आप लोग सभी सही हैं। 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिली। ओके, है ना। 128 का आंसर है आपका डी। चलो 129वां क्वेश्चन, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत गठित भरण पोषण अधिकरण धारा 7 की अध्यक्षता खालिस्तान एक अधिकारी द्वारा की जाएगी। किसी राज्य के उपमंडल अधिकारी के पद से नीचे नहीं, किसी राज्य के जिला मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं, किसी राज्य के जिला न्यायालय के न्यायाधीश के पद से नीचे नहीं, या फिर किसी राज्य के सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद से नीचे नहीं। क्वेश्चन 129 का आंसर दें सभी। चलो थोड़ा फास्ट चल लेते हैं। क्या है इसका आंसर? ए, है ना। 129 का आंसर आएगा ए में। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ए इसका आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 130वां क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए तब तक लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास कम से कम खालिस्तान के लिए हल्के मोटर वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। 6 महीने, 18 महीने, 2 वर्ष या फिर 1 वर्ष। 130वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा है, इसका आंसर दीजिए फटाक से सभी लोग। परिवहन वाहन चलाने के लिए तब तक लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास कम से कम कितना, सभी लोग ए में जा रहे हैं ना। ए मतलब 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने। लेकिन आप लोग अपना राइट आंसर याद रखना। ये क्या है, परिवहन वाहन की बात चल रही है ना। 6 महीने का लर्निंग वाहन तो जो है शुरुआत में दिया जाता है। ये रहेगा यहाँ पे 1 वर्ष, याद रखना आप लोग, है ना। क्या रहेगा? 1 वर्ष रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी, मंजू कुमारी जी ठीक थे, आपने सही लिखा था। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत अपराध है। गैर संज्ञेय और जमानती, संज्ञेय और गैर जमानती है, संज्ञेय और जमानती है, गैर संज्ञेय और गैर जमानती है। क्वेश्चन 131वां, कैसा अपराध है? क्वेश्चन 31 का आंसर दें सभी लोग। क्वेश्चन 31, क्वेश्चन 131 का आंसर सभी लोग दें। गैर संज्ञेय और गैर जमानती, ये गैर संज्ञेय और गैर जमानती है ना। क्या है? ऑप्शन डी। सॉरी, 131 का है सी आएगा, संज्ञेय और जमानती है। संज्ञेय और जमानती है ना। क्या आएगा 131 का? संज्ञेय और जमानती। किस किसने आंसर सही दिया है भाई? जिन्होंने भी आंसर सी में दिया है राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय नहीं है? जज, मजिस्ट्रेट, साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत कोई भी व्यक्ति या फिर मध्यस्थ। क्वेश्चन 132वां, इसका राइट आंसर रहेगा आप लोगों का बिल्कुल सही गायकवाड़ जी, मध्यस्थ। वेरी गुड, राइट आंसर रहेगा मध्यस्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एविडेंस एक्ट 1872 की किस धारा के अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्टर में की गई प्रविष्टियां सुसंगत तथ्य है? धारा 33, धारा 35, धारा 39, धारा 46। क्वेश्चन 133, राइट आंसर रहेगा बी, है ना। राइट आंसर क्या रहेगा? बी। आप लोगों को एग्जाम में ध्यान में रखते हुए हमने एडीपीओ 2021 का जो एग्जाम 22 में हुआ, 18 दिसंबर 2022 में, इसके क्वेश्चन लॉ वाले उठाए थे, तो इससे कुछ आपको आइडिया हुई क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। कुछ क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं अभी, है ना, और इसलिए छोड़ रहे हैं कि समय काफी हो गया है और फिर आप लोग भी बहुत लंबे समय से इसमें दे रहे हैं। अभी क्या है, पोर्टल में हम इसको अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लेंगे। और काफी कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों ने सही दिया और कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपने गलत भी दिया, है ना। तो आप लोगों ने एविडेंस एक्ट पढ़ा है, सीआरपीसी पढ़ा है, भरण पोषण कानून आप लोगों ने पढ़ा है, जेजे एक्ट, है ना, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आप लोगों ने पढ़ा है, आरटीआई आप लोगों ने पढ़ा है। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा है। तो क्वेश्चन इसी पैटर्न के आप लोगों को आएंगे। तो ये एक तरीके से आप लोग को मॉडल आंसर के रूप में आप लोग देख लीजिएगा। अभी आपको ये पूरा पीडीएफ और आपका आंसर भी हम अपलोड कर देंगे इसमें, आपकी क्लास खत्म होते से ही। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है बाकी के 18 कितने, हाँ तकरीबन 18-20 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, तो इनको अपन कंटिन्यू कर लेंगे, आप लोग कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। और आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये आपको सपोर्ट करेगा। क्लियर है, काफी समय हो गया, लगभग 2 घंटे होने जा रहे हैं, तो आप लोग ज्यादा बोर ना हो जाएं, ठीक है। नरेश जी आपने कुछ लिखा है ना सर, और 3 दिन हमारे लिए ऐसे ही मेहनत कर, ठीक है भाई, करते हैं बिल्कुल करते हैं ना, करते हैं आगे 3, लेकिन क्वेश्चन इसी लेवल के आने वाले हैं, तो अभी ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है, पोर्टल से आप लोग, कुछ लोग के तो कल जो है इसमें एग्जाम है ना, तो जो इन लोग के कल एग्जाम होने वाले हैं, तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को, है ना। आप सभी लोग सफल हुए और बहुत ध्यान से आप लोग एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, शुभ रात्रि।